नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपनी यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीडीपी प्रैक्टिस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए समस्त टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आइए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जी दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? शारीरिक क्षेत्र हो नहीं सकता, सामाजिक क्षेत्र हो नहीं सकता, संवेगात्मक क्षेत्र भी नहीं हो सकता। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों? सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? दोस्तों, प्रश्न है सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? विकास एक आयामी है। ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। प्रश्न अपने आप बता रहा है उत्तर कहाँ है। आइए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 2 का ऑप्शन नंबर बी विकास की दिशा शीर्षगामी है। शीर्षगामी भी नहीं हो सकती। विकास का क्रम अनिश्चित है, विकास का क्रम एक निश्चित है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी विकास की दिशा अधोगामी है। ऑप्शन नंबर सी 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न नंबर 3। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है दोस्तों? किसका परिणाम है? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतः क्रिया का। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ऑप्शन नंबर ए केवल आनुवंशिकता का, एक तो हो ही नहीं सकता। केवल वातावरण, ये भी वही बात हो गई। विद्यालय और शिक्षा, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न 3 का सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच पारस्पर अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? दोस्तों, सबसे पहले नहीं पर ध्यान रखना है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है नहीं है दोस्तों, नहीं है। देखते हैं परिवार,
आस पड़ोस, आस पड़ोस, समकक्षी, सरकार। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर परिवार प्राथमिक है, ये पूछ रहे नहीं है। आस पड़ोस हो भी सकता है, समकक्षी हो भी सकता है, लेकिन डी, ऑप्शन नंबर डी, ये कभी प्राथमिक नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? क्या है दोस्तों? ए नैतिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मनोवैज्ञानिक विकास, डी व्यक्तिगत विकास। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिगत विकास ये नहीं है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, सामाजिक विकास भी नहीं है। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए नैतिक विकास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक विकास। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उनसे सभी समूहों के बटनों को एकत्र किया, इकट्ठे कर लिए, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया, यानी दोबारा फिर बांट दिया छेदों के आधार पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है? किस चरण पर है पियाजे के अनुसार दोस्तों? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी अमूर्त संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी संवेदी चालक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक बिल्कुल नहीं, अमूर्त हो नहीं सकता, संवेदी चालक ये भी नहीं हो सकता। सीधा उत्तर है 9 वर्षीय, तो 7 से 11 का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी जब अगेन ये भी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं। डैश क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षणता। क्या कहते हैं दोस्तों इसके लिए? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? डी हो नहीं सकता, संरक्षणता। केंद्रीयता भी नहीं होगा, समायोजन भी नहीं होगा। सीधा उत्तर है आत्मसातीकरण। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सीधा उत्तर है आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न, लेव-वाइगोत्स्की से है दोस्तों। पढ़ते हैं क्या है प्रश्न नंबर 8। लेव-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मनोगतिशील, ऑप्शन नंबर बी मनोलैंगिक, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता,
अब बी और सी में देखते हैं क्या। बी मनोलैंगिक, ये सिगमंड फ्राइड का है दोस्तों। मनोगतिशील भी सिगमंड फ्राइड का है। तो सीधा उत्तर बचता है सी। सी सामाजिक सांस्कृतिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। किस नीति का प्रयोग कर रही है दोस्तों, ये भी वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ए सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, बी अंतर पश्चात का प्रदर्शन, अंतर पश्चता का प्रदर्शन, पाड़ जिसे इसका फोल्डिंग कहते हैं दोस्तों, विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना है। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ, विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। सहयोगात्मक, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। अंतरपक्षता का प्रदर्शन, ये भी नहीं हो सकता। सीधा उत्तर है दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, पाड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्कैप फोल्डिंग। ये स्कैप फोल्डिंग दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग द चाइल्ड। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 9 का। अब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। एक गतिशील कक्षा में, क्या है प्रश्न दोस्तों, एक गतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, सी विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, डी अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। क्या होगा इसका सही उत्तर प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में देखते हैं शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, इसका मतलब और किसी का तो कोई भूमिका ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। योगात्मक परीक्षण पर बल दिया जाता है, ये भी नहीं। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है। डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ए अंतर्वैयक्तिक, बी अंतरावैयक्तिक, सी स्थानिक, डी तार्किक गणितीय, डी तार्किक गणितीय। सही उत्तर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तार्किक गणितीय ये होगा नहीं, स्थानिक स्थानिक ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी अंतरावैयक्तिक ये भी नहीं। ये खुद को बहुत अच्छे से पहचानते हैं दोस्तों। ये अंतरावैयक्तिक जो जिसमें जो इंटेलिजेंस होता है वो स्वयं को
स्वयं को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। सीधा उत्तर होता है दोस्तों इसका अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंटरपर्सनल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल। आइए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि ये प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बी, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। सी, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हतोत्साहित नहीं दोस्तों, प्रोत्साहित होना चाहिए। प्रोत्साहित होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी भी नहीं और सी भी नहीं। अब ए और बी में देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब ए और बी में देखते हैं दोस्तों क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह नहीं, बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बी भी नहीं, तो सीधा एक 12 का ऑप्शन नंबर ए बचता है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 12 का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। किसको प्राथमिकता देता है? लड़कों को। और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? सीधा प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, पहचानिए। आइए, ए जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता। क्या है दोस्तों इसका सीधा उत्तर? जेंडर स्थायित्व बिल्कुल नहीं दोस्तों, जेंडर पहचान ये भी नहीं, जेंडर समानता ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है 13 का, ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िबद्धता। क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है ये, जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहे हैं ये। आइए, सीधा प्रश्न का उत्तर हो गया 13 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या शामिल है और क्या नहीं है? आइए देखते हैं दोस्तों। 1 नंबर, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ये तो होना चाहिए। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना हो सकता है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना।
श्रेणीबद्ध करना, श्रेणीबद्ध नहीं हो सकता दोस्तों, यही गलत है। अगला देखते हैं चौथा, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, एकीकृत करना। आइए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर क्या है, पहला भी सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, तीसरा गलत है। तो सही उत्तर हुआ दोस्तों पहला, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए। 14 का सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड और फोर। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्या है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। ए, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, डी, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। केवल संज्ञानात्मक बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। 15 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, मुख्य रूप से रटने, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। केवल विषय वस्तु, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, केवल नहीं, केवल शब्द जहाँ है वही समझ लीजिएगा। तो इसका 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का सी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है दोस्तों, भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। क्या पारित किया गया है दोस्तों हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, सी, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, गैस कीजिए। प्रश्न नंबर 16 का, प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। सटीक रूप से क्या वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। केवल शब्द बिल्कुल बहुत ही खराब है दोस्तों। बी, शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। ये तो दुनिया का सबसे बुरा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 17 का ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। ये तो इससे भी बुरा हो गया दोस्तों, एक ही ऑप्शन बचता है, इसे भी पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही सही है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती
है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। क्या विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, ये भी सही है। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है। तीसरा, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तीसरा भी सही है। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है, यानी प्रभावशाली नहीं है। हमें दोस्तों नहीं पे विशेष ध्यान देना है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है, यानी नहीं पे विशेष ध्यान देना है। आइए देखते हैं। ए, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर देखते हैं। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, ये तो अच्छी है दोस्तों, ये तो सही है। 3 आयामी नक्शे और चार्ट, बी है 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ये भी सही है दोस्तों। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, ये भी अच्छी है दोस्तों। एक ही प्रश्न बचा, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है वो उसे आप और देखकर ही सिखाएंगे, तो उसके लिए क्या प्रभावशाली नहीं है, तो यही प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 19 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। आइए अगला प्रश्न नंबर 20। नए तरह का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, अभिकथन। ये क्या कहता है देखते हैं। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क क्या है दोस्तों, इसका तर्क देखते हैं। तर्क बी, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सही विकल्प चुनिए दोस्तों, दोनों ही विकल्प सही हैं, ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, ए भी सही है। बी, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, यह भी सही है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी भी देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये भी गलत है दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी नहीं दोस्तों। डी, ए और आर दोनों गलत हैं, दोनों गलत, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है,
परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। यानी कि ऐसी विद्यार्थी जो एक विद्यार्थी नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता पर विश्वास रखती है, परीक्षा में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। ए, योग्यता की कमी, बी, तैयारी की कमी, सी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, डी, बुरी किस्मत। क्या बता सकती है। ये क्या है, बाह्य। क्या है दोस्तों, बाह्य। ये आंतरिक की विशेषता है, ये भी आंतरिक की विशेषता है और ये भी आंतरिक की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, योग्यता की कमी, ये नहीं दोस्तों। तैयारी की कमी, ये भी नहीं दोस्तों, ये आंतरिक प्रेरित बच्चे की विशेषता है। सी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, ये भी आंतरिक प्रेरित बच्चे की विशेषता है। एक ही ऑप्शन सही बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बुरी किस्मत। ऐसा बच्चा जो बाह्य रूप से प्रेरित है अधिगम के लिए या किसी भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए, अगर उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो वो सीधा सीधा दोष देता है कि मेरी किस्मत बुरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 21 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, देखते हैं दोस्तों। एक, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। बी, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। तीसरा है दोस्तों, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। ये गलत है दोस्तों। आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि दोस्तों चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। ढालना, ए, बी, क्रमबद्धता, सी, सामाजिक पृथकीकरण, डी, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सी, सहगामी अधिगम युक्ति। सहगामी, ढालना ये नहीं, क्रमबद्धता ये भी नहीं, सामाजिक पृथकीकरण ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 क्या है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं
पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। ए व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी स्पष्ट अनुदेशन, डी सक्रिय अनुकूलन। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। व्यवहारवाद ये भी नहीं होगा, सक्रिय अनुकूलन भी नहीं होगा दोस्तों, स्पष्ट अनुदेशन भी नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी रचनावाद। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये रचनावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 फिर अजरसन और रीजन वाला प्रश्न आया। प्रश्न नंबर 25 कथन क्या है दोस्तों देखते हैं। ए शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कारण क्या है इसका, कारण देखते हैं। आर संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आर भी सही है और ए भी सही है। तो आर देखते हैं 25 का उत्तर क्या होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल सही दोस्तों। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी भी देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। व्याख्या तो सही है दोस्तों इसलिए गलत है। सी भी देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत, दोनों ही सही हैं दोस्तों। डी भी देखते हैं। ए और आर दोनों गलत नहीं, दोनों ही सही हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 25 का ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। देखते हैं। ए केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक हैं। बी शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक हैं। डी शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल गलत दोस्तों। तो इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं। ए केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, केवल बौद्धिक क्षमता नहीं दोस्तों, ये उत्तर गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। बी शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक ही नहीं विद्यार्थी भी तो शामिल है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। डी भी गलत है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक हैं। सही उत्तर हो जाएगा 26 का सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है दोस्तों देखते हैं। 1 परासंज्ञान, 2 विश्लेषण, 3 मनन। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा। परासंज्ञान निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। परासंज्ञान ये भी सही है दोस्तों, विश्लेषण ये भी सही है, मनन ये भी सही है। तो 1 2 3 पहले ही ऑप्शन में सही उत्तर मिल गया हमारे लिए। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों सॉरी।
प्रश्न नंबर 28 है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है। कौन सी कक्षा की अध्यापिका है? चौथी। अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट यानी कि ऊब रहे हैं, ऊबना महसूस कर रहे हैं, उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? यानी कोई भी अध्यापक है, प्रश्न का सीधा मतलब ये है कि जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में शिक्षण कार्य हो रहा है उसके कई विद्यार्थी उकताहट महसूस कर रहे हैं, तो अनीता यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। अनदेखी बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों, अनदेखी बिल्कुल नहीं कर सकते। बी, इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिताओं को दें। दंडित तो विद्यार्थियों को कर ही नहीं सकते। सी, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। हो सकता है सी, हो सकता है, लेकिन तब भी डी देखते हैं। मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं हैं, सीखने के लिए सक्षम नहीं हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है 28 का ऑप्शन नंबर सी, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करना चाहिए अनीता को। तो इसका 28 का सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? बहुत ही मज़ेदार प्रश्न दोस्तों, बहुत सारे। आइए दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? ए, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ये बाह हो गया दोस्तों, ये गलत, ये उत्तर नहीं है। बी, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। ये भी बाह हो गया दोस्तों, क्या हो गया? ये भी बाह कारक हो गया, बाह मोटिवेशन हो गया, यानी आंतरिक नहीं रहा। सी, इस पर काम करना दोस्तों, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। ये आंतरिक लग रहा है दोस्तों, और पूछ भी आंतरिक ही रहा है हमसे, तब भी डी ऑप्शन और देखते हैं। डी है, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। ये भी दोस्तों, ये तो एक प्रकार का दंड हो गया, प्रेरणा बिल्कुल नहीं। तो एक ही उत्तर बचता है दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। सॉरी, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, सीखने की गति डैश है, सीखने की गति डैश है, क्या है दोस्तों? देखते हैं। ए, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। बी, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। दोस्तों, ना तो पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर है सीखने की गति और ना ही पूरी तरह पर्यावरणीय कारकों पर है। सी देखते हैं।
व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। ये सही है दोस्तों। तब भी डी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र। ये भी गलत है दोस्तों। एक ही उत्तर बचता है प्रश्न नंबर 30 का, ऑप्शन नंबर सी यही सही है दोस्तों। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है सीखने की गति। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। इन 30 प्रश्नों का संकलन दोस्तों आपके लिए कैसा लगा, अपनी राय इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। दोस्तों, आपके लिए प्रत्येक भारत के किसी भी कोने में प्रत्येक टीचिंग एग्ज़ाम जो भी प्रदेश केंद्र जो भी टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम कराता है दोस्तों, उसमें हमारा ये जो डिस्कशन है पेडागोजी CDP चाइल्ड एंड डेवलपमेंट CDP का जो डिस्कशन है दोस्तों, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, ये डिस्कशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अंत में दोस्तों यही कि हमारे यूट्यूब चैनल को संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।